Hello dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about want half factor I. आज हम want half कारक I के बारे में पढ़ेंगे। देखिए want half में 1886 में किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ के संगुणन और वियोजन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए एक कारक प्रस्तुत किया जिसे हम वांट हाफ कारक I स्मॉल I कहते हैं। In 1886 want half introduced a very important factor I small I which is known as want half factor to express the association or dissociation of solute in the solution। अब वांट हाफ आई को हम वांट हाफ फैक्टर आई को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी क्या परिभाषा होगी, इसकी क्या डेफिनेशन होगी। देखो जो वांट हाफ फैक्टर आई होता है वो एक रेशियो है, एक अनुपात है। किसका रेशियो है? विलेयन की ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड या नॉर्मल वैल्यू का रेशियो है। वांट हाफ फैक्टर आई क्या होता है? वांट हाफ फैक्टर आई विलेयन के किसी अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान और उसी अणुसंख्य गुण का सामान्य मान का अनुपात होता है। अणुसंख्य गुण के प्रायोगिक मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेल्टा ओबीएस से रिप्रेजेंट करेंगे और कैलकुलेटेड या नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेटेड वैल्यू यानी सामान्य मान को या गणना द्वारा प्राप्त मान को हम डेल्टा कैलकुलेटेड से एक्सप्रेस करेंगे। देन आई इक्वल टू डेल्टा ओबीएस अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड हो जाएगा। तो वांट हाफ फैक्टर आई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। विलयन में किसी अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान और उसी अणुसंख्य गुण के सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ कारक, वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाएगा। अब जैसे कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर होता है तो विलयन में दो प्रकार के, दो टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुण प्राप्त होंगे। एक तो प्रयोग के आधार पर मिला हुआ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसी अणुसंख्य गुण का सामान्य मान कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ कारक कहलाएगा। अब जैसे सॉल्यूशन में चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती, कोई भी विलयन होता उसमें चार प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म होता है। जैसे पहला अणुसंख्य गुण देखिए, फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन, विलयन में वाष्प दाब का अवनमन दो तरह से हो जाएगा, एक प्रायोगिक, दूसरा गणना के द्वारा प्राप्त मान। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो इस वेपर प्रेशर का वांट हाफ फैक्टर इसके टर्म में, इसके संदर्भ में हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसके लिए हम वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या कह लें इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? क्वथनांक का उन्नयन। यह एक अणुसंख्य गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके लिए वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और गणना द्वारा प्राप्त मान कैलकुलेटेड वैल्यू को नीचे रखेंगे। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी से हम विलयन के
क्वथनांक के उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर और कैलकुलेटेड वैल्यू नीचे रखेंगे, तो इससे हमें इसके संदर्भ में वांट ऑफ कारक वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से देखो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यह भी एक इंपॉर्टेंट अनुसंख्य गुण है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यह भी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसकी ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी एफ से हिमांक के अवनमन को प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी प्रायोगिक मान को ऊपर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ऊपर, और इसी अनुसंख्य गुण का सामान्य मान यानी गणना द्वारा प्राप्त मान, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू को नीचे रखेंगे। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके संदर्भ में वांट ऑफ कारक, इसके टर्म में वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकल जाएगी। एक अनुसंख्य गुण और होता है, क्या होता है, परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर निकाल लिया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को याद होगा कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी प्रायोगिक मान को ऊपर और गणना द्वारा प्राप्त मान को नीचे रखेंगे। तो परासरण दाब के संदर्भ में वांट ऑफ कारक आई का मान मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर आई इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वह विलयन में मौजूद सॉल्यूट के पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। विलयन के किसी भी अनुसंख्य गुण को हम देखेंगे तो अनुसंख्य गुण विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब अगर हम विलयन में देखें तो अनुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान क्या होगा, विलयन में मौजूद कणों की संख्या के, विलेय की कणों की संख्या के समानुपाती होगा। डेल्टा ओबीएस यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और गणना से, कैलकुलेशन से जब हम उसी अनुसंख्य गुण का मान निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा कैलकुलेटेड यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, तो अब देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओबीएस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो प्रयोग के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना मिलेंगे उसको ऊपर लिखेंगे अंश में। ठीक है ना, और हर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इस तरीके से जो रेशियो मिलेगा इसको भी क्या बोल सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों का रेशियो भी क्या हो सकता है, वांट ऑफ फैक्टर आई कहलाएगा। अब देखो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशन में हमने देखा होगा, जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर हम डेल्टा ओबीएस निकालेंगे यानी कैलकुलेट ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान क्या होगा, प्रायोगिक अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होगा। डेल्टा ओबीएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम ओबीएस। और गणना से प्राप्त मान निकालेंगे अनुसंख्य गुण का, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सामान्य अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होगी। डेल्टा कैलकुलेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम कैलकुलेटेड। तो अब डेल्टा ओबीएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओबीएस की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन एम ओबीएस अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन
यम कैलकुलेटेड, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो अब हमें क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू यम कैलकुलेटेड अपॉन यम ओबीएस। यम कैलकुलेटेड क्या है, अणुभार का प्रायोगिक मान, नहीं सॉरी गणना द्वारा प्राप्त मान, यानी सामान्य मान, सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देन एम कैलकुलेटेड इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एम ओबीएस। तो वांट हाफ फैक्टर आई को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि विलेन में विलेय के सामान्य अणुभार और प्रायोगिक अणुभार का अनुपात वांट हाफ कारक, वांट हाफ फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द abnormal molecular mass means observed molecular mass is called as want half factor I, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर लिया तो यम कैलकुलेटेड इक्वल टू आई इंटू ओबीएस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सामान्य अणुभार बराबर आई गुणे प्रायोगिक अणुभार, ये भी कर सकते हैं। तो जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन व्यंजक हमें मिला था उसमें सामान्य अणुभार की जगह पर हम क्या लिख देंगे, आई इंटू ओबीएस कर देंगे। तो वांट हाफ फैक्टर आई क्या करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशन को मॉडिफाई कर देगा। अणुसंख्य गुण के व्यंजकों में आई का समावेशन करेंगे तो अणुसंख्य गुणों का जो समीकरण होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वो क्या परिवर्तित होगा वो हम आगे देखेंगे जब इस पर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अब देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के साथ तीन परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति क्या हो सकती है, अगर जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, यानी उसकी आणविक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। And when the solute undergoes neither association nor dissociation in the solution, means solute molecular state of solute remains unchanged, then I equal to 1 होगा। यानी जितना भी हम solute मिलाते हैं उतना ही मौजूद होते हैं, ना उसका एसोसिएशन है ना डिसोसिएशन है। यानी जितना पार्टिकल हमने मिलाया उतने ही पार्टिकल हैं, जितने कण हमने विलेय का मिलाया विलेन में उतने ही कण विलेय के हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, कणों की संख्या दोनों परिस्थितियों में बराबर होगी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी डेल्टा ओबीएस और डेल्टा कैलकुलेटेड बराबर होंगे, यानी एम कैलकुलेटेड एम ओबीएस बराबर होंगे। तो आई इक्वल टू 1 होगा, यानी कि विलेन में विलेय का ना तो संगुणन हो रहा है ना ही वियोजन हो रहा है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में कणों की संख्या जितना हमने डाला है उतनी ही रहेगी, ना परिवर्तन, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये विलेन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या और कणों की सामान्य संख्या दोनों का मान, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, देन आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जैसे ये इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है ना, सुक्रोज, ये सब ऐसे विलेय पदार्थ होते हैं, ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनका विलेय में ना तो वियोजन और ना ही संयोजन, ना डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन होता है। लेकिन अगर हम ऐसे सॉल्यूशन को देखते हैं कि जिसमें विलेय का, ऐसे विलेन को देखें जिसमें विलेय का क्या हो जाए, संयोजन हो जाए, यानी ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें सॉल्यूट का एसोसिएशन यानी संगुणन हो जाए। जैसे बेंजीन में हम एस्ट्रिक एसिड घोल दें या बेंजीन में हम बेंजोइक एसिड घोल दें, तो ये सब ऐसे सॉल्यूट हैं, ऐसे विलेय हैं जिनका क्या हो जाता है, संगुणन, एसोसिएशन हो जाता है। तो जितना हम कण मिलाएंगे कणों की संख्या कम हो जाएगी। नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लिया हमने 4 पार्टिकल मिलाया और वो मिलके 2 ही पार्टिकल बना दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कुछ और होगा और जितना हमने कण मिलाया है वो कुछ और होगा। अब एसोसिएशन होने पर कणों की संख्या, पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो I इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, I इक्वल टू लेस देन 1 हो जाएगा। अगर विलेन में विलेय का वियोजन हो जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि बेरियम क्लोराइड, ये सब ऐसे सॉल्यूट, ऐसे विलेय हैं जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट यानी वियोजित हो जाते हैं। तो जितना हम कण मिलाएंगे कणों की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाएगा, कणों की संख्या बढ़ जाएगी।
तो नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कुछ और मिलाया, मान लिया 4 मिलाया, अब वो कण क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, टूट कर मान लिया 8 कण 8 पार्टिकल हो जा रहे हैं, तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वांट फैक्टर आई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज वांट फैक्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम वांट फैक्टर पर हम न्यूमेरिकल लगवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।